स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल चैनल। आप सभी का इन्फो कैप्सूल चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, जिससे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को हम लोग पहुंचा सकें, इस जानकारी को पहुंचा सकें। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना ये क्लास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशंस को, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है कल, कि उसमें कुछ चीज़ें रिएक्ट करती हैं और कुछ चीज़ें बनती हैं। तो जो रिएक्ट करती है, जिनकी अभिक्रिया होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो इस रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल कल देखा था कि जिंक मेटल, वो जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या देखा था हमने कि जिंक जो मेटल है, जिंक धातु, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम उसको शब्द एक के फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे कि बोलचाल की जो भाषा होती है। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक तरफ जो रिएक्टेंट्स है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसको लिखने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा होगा कि हम इसके जो वर्ड्स जो हमने लिखे हैं, इनको हम रिप्लेस कर देंगे इनके सिंबल्स से या उनके फॉर्मूले से, जो भी चीज़ें हैं। ठीक, अगर उसे सिंबल से लिखते हैं तो सिंबल से रिप्लेस करेंगे, फॉर्मूले लिखते हैं तो फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। जैसे आप देखिए कि जिंक मेटल है, एलिमेंट है, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो जिंक की जगह पर हमने क्या लिख दिया, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखा जाता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनसे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 प्लस H2। ठीक, तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को पहले इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि इसे हम कैसे एनरिच कर सकते हैं, कैसे इसमें इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए, अधिक जानकारी डालने के लिए इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं जो जिस पे हमें ध्यान देना होता है। ठीक, कि एक तो ये देखते हैं कि इनका फिजिकल स्टेट, इनकी भौतिक अवस्था क्या है। रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। एक्वस का मतलब कि वो पानी में घुला हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो पहला फिजिकल स्टेट देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं कि उसमें हीट चेंज क्या हो रहा है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रही है, या उष्मा क्षेपी रिएक्शन है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या उष्मा अवशेषी अभिक्रिया। ठीक, ये देखते हैं। तीसरी चीज क्या देखते हैं कि किन कंडीशंस के तहत हो रही है। वहां पे कोई प्रेशर तो नहीं लगाया जा रहा है, कोई वहां पे कैटलिस्ट तो नहीं है, वहां पे कोई उत्प्रेरक तो नहीं उसमें यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पे क्या करते हैं, हम इंडिकेट कर देते हैं रिएक्शन के राइट में, या जैसे कुछ चीजें तो जो स्टेटस है, वो तो जो भी अभी हमने जो फॉर्मूले से जो रिप्लेस किया है, उसी के साइड में क्या करते हैं, ब्रैकेट में। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, अब देखिए, जैसे जिंक के जगह पे हमने क्या कर दिया, जिंक के साइड में सॉलिड लिख दिया, एस। तो जिंक क्या है, सॉलिड, तो उसके साइड में हमने क्या लिख दिया, सॉलिड, एस। H2SO4 क्या सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके साइड में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, AQ, एक्वस। इसी तरह से जिंक सल्फेट जो बन रहा है वो क्या है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, AQ। हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो उसके साइड में ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, G। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का जो पानी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन जो है, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में नहीं घुलता है। ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए टेस्ट भी है। ठीक, कि उसमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस चूने के जो पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड है, और क्या, पानी अलग हो जाता है, H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये इस तरह से इंडिकेट कर देंगे उसमें, एक्वस, गैस, सॉलिड, लिक्विड। इसी तरह से ये देखिए, ये जो अगला जो ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ में जब ग्लूकोज बर्न हो रहा है, जल रहा है, ये बेसिकली ये जो प्रोसेस कहाँ पे होती है, हमारे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, बर्न करता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी बनता है, और हमें एनर्जी मिलती है, जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज क्या है, एक्वस में सॉल्यूशन,
ऑक्सीजन क्या गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी वो क्या गैस, पानी जो बना वो क्या लिक्विड, प्लस वहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी को हमने क्या किया अलग से इंडिकेट की, प्लस एनर्जी का मतलब एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो ये एक दूसरे को मिक्स करने पर नहीं होती, नाइट्रोजन आसानी ऑक्सीजन में नहीं जलता, उसको हीट करना पड़ता है। नाइट्रोजन बहुत ही इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक। तो जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे तीनों ही गैसें हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हीट को हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, यानी कि यहाँ पे हीट दी जा रही है, ठीक। इस हीट को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखने के बजाय हम लोग इस एरो के ऊपर भी इंडिकेट कर सकते थे, जैसा कि अभी हम और भी एग्जाम्पल में देखेंगे। तो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल आपके पास है, जब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जो होता है वो, या जो मार्बल या खड़िया चाक जिसको बोलते हैं, ठीक। तो चौक को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं चाक को, तो चाक गर्म होने पे क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और जो सॉलिड बचता है वो क्या रह जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, सॉलिड। फिर हमने क्या किया, उसमें हीट ऐड किया, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, वो क्या है, सॉलिड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो क्या है, गैस, ठीक। तो कभी कभी जो गैस बनती है हम उसको अपवर्ड एरो बना करके भी इंडिकेट करते हैं, और जो प्रेसिपिटेट बनता है जैसा कि अभी आपने देखा उसको डाउनवर्ड एरो की तरफ या नीचे की तरफ तीर खींच करके इस तरह से वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, MnO2 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ठीक। तो जैसा कि हमें देखना है कि हम लोगों ने तीन चीजें देखी पीछे कि हम लोग क्या क्या इंडिकेट कर सकते हैं। एक तो उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, तो जैसा कि अभी एग्जांपल में देखते हैं। फिर हमने क्या देखा कि उसमें हम एनर्जी को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तीसरा तीसरा क्या इंडिकेट करते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड एक जो इंडिकेट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, कैटलिस्ट। तो हमने क्या किया, उसको एरो के ऊपर जो है, एरो के नीचे वहाँ पर मेंशन कर दिया कि यहाँ पे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें रिएक्शन में रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब देखिए जैसे अगली जो आप नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ में हीट किया जाता है तो क्या बनता है, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल के बनने के लिए इसको बहुत हाई प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर अप्लाई किया जाता है और हीट कर किया जाता है कितना, 300 डिग्री सेल्सियस पे। और तब भी उसके बावजूद भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती हजारों डिग्री सेल्सियस पर भी, अगर यहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का जो ये मिक्सचर है जो यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी रिएक्शन की जो उसको एनर्जी को बहुत कम कर दे रहा है रिक्वायरमेंट को, जिससे कि ये 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पर ये रिएक्शन सक्सेसफुली क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला करके आपको मेथेनॉल का प्रोडक्ट दे रही है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इंडिकेट किया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो जी लिखा गया है। फिर मेथनॉल का लिक्विड तो एल लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए एल और एक्यू पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। एल का मतलब लिक्विड है, एक्यू का मतलब क्या होता है कि वो एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में उसका घोल है, ठीक। तो इस तरह से एरो के पास में ऊपर में हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट इस तरह की चीजें वहां पे इंडिकेट करते हैं, ठीक। वंस अगेन जैसे आप देखेंगे जो क्लो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन वहां पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और क्या निकलती है वहां पे, ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन होती है ये वंस अगेन देखिए यहाँ पे क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और क्लोरोफिल में होती है, तो ये दो चीजें होना यहाँ पे कंपलसरी है, इसलिए उसको, बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एरो के ऊपर इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल दो चीजें मौजूद हैं, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। अभी इनका स्टेटस कैसे इंडिकेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी एल लिक्विड है, ग्लूकोज पानी में सॉल्यूशन है इसलिए एक्यू लिखेंगे, और ऑक्सीजन क्या है, गैस, इसलिए वहां पे जी इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपने तीन चीजें यहाँ अभी तक देखी, क्या कि इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, फिर हमने देखा कि इक्वेशन में ज़्यादा जानकारी कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसमें इक्वेशन क्यों बैलेंस की जानी चाहिए, ठीक, क्यों आवश्यक है,
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है, जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ रीअरेंज होते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें नष्ट नहीं होती, कुछ भी नष्ट नहीं होता। वो क्या होता है, सिर्फ एक दूसरे से रिकम्बाइन करके नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट के जो एटम्स थे वही राइट साइड में रहेंगे, बट उनका अरेंजमेंट अब चेंज हो जाएगा, वो एक दूसरे से रिकम्बाइन कर जाएंगे तो नए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जितने लेफ्ट साइड में थे उतने राइट साइड में भी होने चाहिए, ठीक। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि अगर लेफ्ट साइड में अगर आपके ज़्यादा एलिमेंट हो या कम प्रोडक्ट में कम बने, या लेफ्ट में कम हो राइट में ज़्यादा बने, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका वायोलेशन हो जाएगा, ठीक। तो हमें हमेशा क्या करना है कि इस रूल को फॉलो करना है कि जिससे कि जो मास है वो कंजर्व रहे, यानी कि तभी जो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी और वो सही रहेगी, ठीक। तो जैसे आप ये देखिए कि अगर हम ये देखें H2 प्लस O2, H2O बन रहा है, ठीक। बट ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में दो है, राइट साइड में दो है, वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में दो है और राइट साइड में क्या है, एक। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन को 4 करने में वंस अगेन आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O। अब क्या है कि जितने हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट साइड में है, उतने ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम राइट साइड में है, ठीक। तो इस तरह से अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आइए आगे देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। पहला था, जैसा कि हम देख चुके हैं, कि पहले हम वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, फिर इक्वेशन उसमें हम क्या करेंगे, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें जो सिंबल्स या फॉर्मूले हैं उनको सबसे छोटी संभव संख्या से गुणा करके जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे लास्ट में, फाइनली क्या करेंगे कि देखेंगे कि वहाँ पे कोई फिजिकल स्टेट, अगर जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट क्या है, उसमें हीट का कोई चेंज हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा था वो, और फिजिकल कंडीशंस उस समय क्या है वहाँ पे, ये चीज़ों को देख करके वहाँ पर वो भी मेंशन कर देंगे। तो फाइनली देखिए यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में क्या है कि स्टेप पे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक। तो इसलिए ये स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है कि पहले आप क्या करेंगे वर्ड्स के फॉर्म में, फिर उनके सिंबल्स के फॉर्म में, फिर उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे, फिर फाइनली उनका स्टेट लिखेंगे, तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। अदरवाइज कंप्लीट नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर शॉर्टकट में आप केवल बैलेंस करके लिख देंगे रिएक्शन को तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आइए अब आप एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ में जल के क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो CH4 अब हमने क्या किया कि वर्ड्स को हमने केमिकल फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो अभी केमिकल फॉर्म में आ गई इक्वेशन, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। जैसे आप देखिए लेफ्ट साइड में कार्बन कितना, एक, राइट में कितना, एक, कार्बन बराबर है। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है, 4, राइट में कितना है, 2, बराबर नहीं है। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है, 2, राइट में कितना है, 3, ये भी बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे कम जो डिफरेंस है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो इस ऐसा करने के लिए अगर हम क्या करें कि H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। देखिए अब बैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड में कार्बन 1, राइट साइड में कार्बन 1, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4, राइट साइड में हाइड्रोजन 4। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिसबैलेंस अभी भी है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, राइट साइड में कितना है, 4। तो क्या करेंगे अब अगला स्टेप कि लेफ्ट साइड में फिर हम ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनके फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे और कोई कंडीशन होगी तो वो मेंशन करेंगे। जैसे कि मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी यहाँ पे वेपर के फॉर्म में निकल रहा गैस है, और यहाँ पे हीट निकल रही है, ठीक। तो प्लस हीट यहाँ पे लिख देंगे। तो अब ये फाइनली आपका एक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से हमें आगे करना। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है
कि कॉपर सल्फेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनता है। अब इसमें हम इसके जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले से या सिंबल से रिप्लेस कर देंगे। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस और सोडियम सल्फेट क्या Na2SO4। ठीक, अब हम देखिए काउंट करेंगे कि लेफ्ट साइड में कितने हैं और राइट साइड में एटम्स कितने हैं। कॉपर दोनों साइड में बराबर है, सल्फर दोनों साइड में एक एक है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 5 है, राइट में प्रोडक्ट्स में 6 है, सोडियम लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटा, देखिए अब हमें क्या करना कि लेफ्ट में देख रहे हैं कम है, राइट में क्या है ज़्यादा है। तो कम कौन सा है, सोडियम, और क्या कम है, ऑक्सीजन, और क्या कम है, हाइड्रोजन। कितने की कमी है, एक एक की कमी है। तो अगर हम यहाँ पे Na और H में, अगर ये तो NaOH है, ये आप देख रहे हैं लास्ट के 3 जो एटम्स मिल करके क्या NaOH बना रहे हैं। तो अगर हम इसको 1 के बजाय 2 कर दें तो ये सारे डबल हो जाएंगे और इस तरह से इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे लिख दें CuSO4 प्लस ट्वाइस NaOH, तो अब CuOH ट्वाइस Na2SO4। अब हम देखेंगे कि क्या एटम्स बराबर हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में आप देखिए कॉपर 1 है तो राइट में भी 1 है, सल्फर लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 6 है, राइट में भी 6 है। यहाँ पे 4 सोडियम सल्फेट के साथ में 4, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में 2। इसी तरह से सोडियम एटम लेफ्ट में 2 है और राइट में भी 2 है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है और राइट में भी 2 है। ओके, अब क्या करेंगे, फाइनली हम इसमें जो फिजिकल स्टेटस है, फिजिकल स्टेट है, कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट सॉलिड और सोडियम सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन में है। ठीक, तो इस तरह से ये फाइनली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है कि जैसा कि अभी हमने देखा था पीछे कि जो Fe3O4 है आयरन ऑक्साइड, ये बेसिकली Fe3O4 क्या FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो जब हीटेड आयरन मेटल को जब हम स्टीम के साथ में ट्रीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसा कि आपने देखा कि जिंक को रिएक्ट करता है, सोडियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है पानी से। लेकिन जैसे जैसे मेटल्स का रिएक्टिविटी कम होता जाता है तो उनको रिएक्ट कराने के लिए हमें टेम्परेचर, तो इसलिए जो आयरन को हीट करना पड़ता है, हीटेड मेटल पे जब हम स्टीम से करते हैं तब वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयरन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो आइए देखिए इसका हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन। पहले लिखेंगे आयरन प्लस स्टीम, क्या बन रहा है, आयरन का ऑक्साइड, आयरन 2 एंड आयरन 3 दोनों का ऑक्साइड, यानी कि FeO एंड Fe2O3। तो ये दोनों मिक्स होकर के क्या बोल रहे हैं, Fe3O4 बोल रहे हैं। ठीक, और उसके साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो Fe प्लस H2O इक्वल्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट साइड में, तो एटम्स की संख्या रिएक्टेंट्स की कितनी है, आयरन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की 1 है। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं तो आयरन कितना है, 3 ज़्यादा है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, दोनों साइड में बराबर है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, आयरन में। तो हम सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे। ठीक, ऐसा कोई रूल नहीं कि पहले मेटल को करेंगे नॉन मेटल को करेंगे। ठीक, जहाँ पे सबसे कम डिफरेंस होगा उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो डिफरेंस कम कहाँ है, आयरन में, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे। राइट में आयरन कितना है, 3, तो लेफ्ट में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 3Fe प्लस H2O, Fe3O4 एंड H2। अब हम फिर काउंट करेंगे। ठीक, कि अब एटम्स की सिचुएशन क्या है, देखिए अब एटम्स की सिचुएशन क्या है कि आयरन 3 हो गया दोनों साइड में, हाइड्रोजन भी दोनों साइड में 2 हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट में 1 है और राइट में कितना है, 4। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे H2O में तो इधर 4 हो जाएगा, लेकिन उधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, लेफ्ट में 8 हो जाएगा। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से H2O और H2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन कम हो गया, फिर हमने हाइड्रोजन को क्या किया, 4 से। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसका फिजिकल स्टेट या इसमें कोई हीट निकल रही होगी वो, या फिर इसके जो
कंडीशंस अगर कोई होंगी तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कोई कंडीशन दी नहीं गई है, इसलिए कोई कंडीशन नहीं है। आयरन सॉलिड है, सबको पता है। हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे वेपर आपने देखा स्टीम यूज की जा रही है, तो क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और Fe3O4 क्या है, सॉलिड। हाइड्रोजन क्या है, गैस। ठीक, ये आपने मेंशन कर दिया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा, हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करती है तो अमोनिया बनता है। इसको आपको इक्वेशन लिख करके उसे बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या बन रहा है, अमोनिया। आपको अब क्या करना है, इसे केमिकल फॉर्मूले से रिप्लेस करना है। H2 प्लस N2 क्या हो रहा है, NH3 बन रहा है। अब हम देखेंगे, देखिए कि H2 N2 NH3। अब देखिए लेफ्ट साइड में H2 कितना है, H कितना है 2, राइट पे कितना है 3। तो सबसे जो कम डिफरेंस दोनों में, चाहे n का देखें चाहे h का देखें, दोनों में डिफरेंस एक एक का है, तो हम किसी को भी पहले डिफरेंस यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि H2 3 है और इधर लेफ्ट में H2 है और राइट में 3 है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्या करेंगे कि 2H2, तो सॉरी 3H2 हो जाएगा, क्योंकि राइट में H कितना है 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में हम NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो आप देखिए ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनका जो स्टेट लिख देंगे, फिजिकल स्टेट, यानी कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन भी गैस और अमोनिया भी गैस। ठीक, वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, और इसके बाद चलिए हम फाइनल एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सोडियम मेटल, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमने कल भी बताया था ये एग्जाम्पल, कि जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है रिएक्ट करने के बाद उससे, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, इसको हम पहले वर्ड्स के फॉर्म में देखेंगे। वर्ड्स के फॉर्म में सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो Na प्लस H2O, इससे क्या बनेगा, NaOH एंड H2, राइट। अब देखिए यहाँ पे एटम्स की सिचुएशन क्या है, लेफ्ट में Na 1 है, राइट में भी 1 है। H लेफ्ट में 2 है और राइट में कितना है 3। वो ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2 को बैलेंस करेंगे। ठीक है, H को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको, कि लेफ्ट में 2H है, राइट में कितने H हैं, 3H हैं। तो लेफ्ट में हम पहले H को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2H2O। ठीक, तो यहाँ पे जब 2H2 आपने किया तो 4H हो गया, और राइट साइड में अब 3H था, तो यहाँ पे 2NaOH कर देंगे, तो ये 4 दोनों साइड में H अब बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन अभी सोडियम रह गया है। ठीक, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इनकी फिजिकल स्टेट, सोडियम क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, एक्व सोल्यूशन, पानी में घुल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, ये आप कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। ठीक, ओके, थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।